हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पेपर सेकंड में यूनिट सेकंड था जिसका नाम था स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पिछले टर्न से रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिश्रण के वियोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थात रेसेमिक मिश्रण से प्लस और माइनस या स्मॉल डी और एल डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी को अलग अलग कैसे करना, इसकी 2-3 मेथड अपन पिछले टर्न पर पढ़ चुके थे। 2 मेथड पढ़ी थी बेसिकली। तीसरी मेथड आज अपन पढ़ रहे हैं केमिकल विधि या रासायनिक विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि रेसेमिक मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लस और माइनस, उनको लवण में बदलते हैं, या अगर दूसरी भाषा में बात करते हैं तो इनेंशियमर्स को डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। इनेंशियमर्स को डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बता दें इनेंशियमर्स के सारे भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि डाइस्टीरियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने से इन्हें विवरण समावयव में बदलकर भौतिक विधियों से इनको पृथक किया जा सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इसका एक एग्जांपल है पृथक करने का। जैसे रेसेमिक मिश्रण का वियोजन कहता है। रेसेमिक मिश्रण जो होता है उसकी क्रिया किसी ध्रुवण गुणक समावयवी किसी पदार्थ से या तो वो प्लस होता है या माइनस से भी क्रिया करके कराई जाती है। तो जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो आप परस्पर विवरण समावयवी बन जाते हैं। जो पहले इनेंशियोमर थे वो अब डाइस्टीरियोमर बन जाते हैं। चूंकि डाइस्टीरियोमर के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी भौतिक विधियों को पृथक करने के पश्चात उसका वापस अपघटन करके, उसका डिकम्पोजिशन करके प्रतिबिंबित समावयवी प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझा देते हैं। देखो, बात बहुत सिंपल बात है। जैसे हमारे पास एक लैक्टिक एसिड है, प्लस और माइनस का मिश्रण है। इसमें से प्लस और माइनस को अलग अलग करना है। चूंकि ये अम्लीय व्यवहार है, अम्ल है, इसलिए मैंने इसकी एक क्षार ब्रूसीन से क्रिया करी। ये ब्रूसीन एक क्षार है और ये क्षार भी एक ध्रुवण गुणक है। वो चाहे प्लस हो सकता है चाहे माइनस हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। मैंने ब्रूसीन माइनस लिया। अब ब्रूसीन माइनस की इस मिश्रण से क्रिया कराई तो लैक्टिक एसिड प्लस और माइनस दोनों माइनस ब्रूसीन से क्रिया करते हैं। तो प्लस अम्ल और माइनस क्षार, प्लस लैक्टिक एसिड ने भी क्रिया की, माइनस लैक्टिक एसिड ने रिएक्शन की, माइनस अम्ल और माइनस क्षार। तो 2 तरह के लवण प्राप्त हुए, प्लस लैक्टिक एसिड माइनस ब्रूसीन क्षार, माइनस लैक्टिक एसिड माइनस प्रोटीन क्षार। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। देखो आप गौर से अगर इनको यहाँ रखेंगे अपन तो एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, दोनों ही दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब दोनों विवरण समावयवी है, दोनों विवरण समावयवी। अब इन विवरण समावयवों को हम क्या करते हैं, हम इन दोनों विवरण समावयव के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनकी जल में विलेयता अलग है। इनकी प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी क्रिस्टल से इनके क्रिस्टल बना के इनको पृथक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अलग अलग हो गए, अब तनु एस्टोसोफोर से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमको माइनस ब्रूसीन हटाना है। तो हमने तनु एस्टोसोफोर से रिएक्शन कराई तो प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड अलग हो गए और हमारे पास एक लवण अलग से बन गया जो माइनस ब्रूसीन एस्टोसोफोर से रिएक्शन करता है। जो प्लस अम्ल और माइनस क्षार था वो प्लस और माइनस क्षार हमारे अलग अलग हो गए। इस तरह से हमने प्लस और माइनस जो रेसेमिक मिक्सचर था उसके समावयवों को अलग अलग किया। एक अन्य मेथड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखी की विधि, स्तंभ कॉलम क्रोमेटोग्राफी थे। ये मेथड इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जो इनेंशियमर होते हैं उनकी सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट। अगर कोई एडजॉर्बेंट अवशोषक सतह अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये अलग अलग ताकत से इसके ऊपर एडजॉर्ब रहते हैं। जैसे मैं एक स्तंभ बनाता हूं, एक वर्णलेखी की एक स्तंभ बनाता हूं, एक हमने कॉलम बनाया और इस कॉलम के अंदर हमने पृथक करने के लिए क्या किया, हमने एक कॉलम बनाया और इस कॉलम में हमने एक एडजॉर्बेंट भर दिया, एक एडजॉर्बेंट भर दिया, एक एडजॉर्बेंट भर दिया इसके अंदर, और ऊपर से प्लस और माइनस का मिश्रण गिराया, जलीय मिश्रण गिराया। क्या होता है, तीव्रता से अधिशोषित होने वाला पदार्थ स्तंभ में ऊपर पर अधिशोषित हो जाता है, जबकि दूसरा शीघ्रता से नीचे आ जाता है। जो शीघ्रता से अधिशोषित होता है वो तो यहाँ ऊपर एक बेल्ट बना लेता है, जिसका एडजॉर्प्शन ताकत ज्यादा है वो तो ऊपर अधिशोषित हो जाता है।
और जिसकी अधिशोषण की ताकत कम है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो दो बेल्ट प्राप्त होते हैं, दो प्राप्त हो गए। एक सपोज अपन मान लिया एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। अब ऊपर से विलायक मिलाते हैं। अब पहले तो मिश्रण मिला है, अब नंबर से ऊपर से इलुएंट मिलाते हैं। इलुएंट क्या करता है, इनको पृथक करता है। तो इलुएंट मिलाने से जब हम ऊपर से इलुएंट मिलाएंगे तो ये रेड वाला सॉल्यूशन पहले बार आ जाएगा, जो कम ताकत से चिपका है वो पहले बार आ जाएगा, और दूसरा समावेश ऊपर रहेगा जो बाद में पृथक होगा। हेंडरसन ने इस विधि से सबसे पहले कैम्फर डेरिवेटिव को वियोजित किया था। ये बहुत अच्छी मेथड है वियोजन की। अब लास्ट मेथड बची जो हम आपको बता रहे हैं, एक काइनेटिक मेथड है, बल गति की मेथड। काइनेटिक मेथड में क्या होता है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि रेसेमिक मिश्रण की प्रकाश सक्रिय यौगिक के साथ क्रिया में एक प्रतिबिंबी रूप दूसरे की तुलना में तीव्रता से क्रिया करता है। अर्थात अगर अपन किसी लिमिटेड प्रकाश सक्रिय यौगिक की रेसेमिक मिश्रण से क्रिया करा दें तो एक प्रतिबिंबी जबकि दूसरे से तीव्रता से क्रिया करता है, एक तो उत्पाद बना लेता है, दूसरा नहीं बना पाता। इस प्रकार हम दोनों को के रासायनिक गुणों को पृथक कर भिन्न भिन्न रासायनिक गुण होने के कारण इनको अन्य विधियों से, रासायनिक विधियों से पृथक कर सकते हैं, ये काइनेटिक मेथड से। इस तरह से हमने जो पिछले टर्न के ऊपर रासायनिक मिश्रण के वियोजन की बात की थी, वो 5 विधियां हमने रासायनिक मिश्रण के वियोजन की पढ़ी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। त्रिविम अणुओं का प्रदर्शन कैसे प्रदर्शित करना। कई सारी मेथड है प्रदर्शित करने के, त्रिविम अणुओं के प्रदर्शन करने की। पहली विधि है फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र से अणु को कैसे प्रदर्शित करना, फिशर साइंटिस्ट ने क्या किया था, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का फ्लैट ड्राइंग बनाया, मतलब 2 डायमेंशनल कागज के ऊपर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को बनाने की एक विधि दी। उन्होंने क्या किया, कायरल कार्बन होता है इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा है उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है जहां कटती है वहां पर कायरल कार्बन को रखा। हॉरिजॉन्टल लाइन आर फॉरवर्डेड आउट ऑफ प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, वो बाहर आने वाले अणुओं को प्रदर्शित करती है। आउट ऑफ प्लेन मतलब बाहर आने वाले अणुओं को प्रदर्शित करता है। और वर्टिकल लाइन जो सीधी लाइन है वो बिहाइंड द प्लेन, अंदर जाने वाले परमाणुओं को प्रदर्शित करती है। मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। द कार्बन चेन ऑलवेज इज ड्रॉन वर्टिकल विथ कार्बन 1 एट द टॉप ऑफ द चेन, और कार्बन जो लंबी चेन है उसको वर्टिकल खड़ी चेन के रूप में रखते हैं और कार्बन 1 सबसे ऊपर के ऊपर रखा जाता है। कैसे होता है देखो, बात समझा देते हैं। एक एग्जांपल देंगे जो बात समझ में आएगी। जैसे एक एग्जांपल है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को अगर हम इस यहां की नजर से देखें, ये लैक्टिक एसिड है, ये कार्बन है, COH और OH तो एक ही तल में, कार्बन के तल में, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा OH एक ही तल में। ये CH3 कार्बन के तल के नीचे और ये H है वो कार्बन के तल के ऊपर है। इसी मॉलिक्यूल को अगर दूसरे तरीके से देखें तो हमने CH3 और COH को पीछे की तरफ ले गए और H और OH को आगे की तरफ ले गए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल भाग है और ये हमारा वर्टिकल भाग है। तो ये ऊपर जैसा कहा गया है कि जो वर्टिकल भाग है उसको एक लंबी रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में रखाते हैं। ये वर्टिकल भाग COH, H और ये इसको एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल भाग है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो H और OH को लेफ्ट और राइट हैंड साइड में लिखते हैं और COH और CH3 को सीधी रेखा के रूप में लिखते हैं। ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। दिस इज फिशर प्रक्षेपण सूत्र। यही अपना फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। अलग अलग तरीके से बताते हैं आपको फिशर प्रक्षेपण सूत्र को कैसे कैसे बनाना। ये किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करने के कई सारे तरीके हैं। ये अणु बाहर आ रहा है, 3 पीछे की तरफ आ गया और 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया। फिशर ने कहा कि 2 जो बाहर की तरफ आने वाले अणु हैं उनको तो हॉरिजॉन्टल रखें और जो अंदर की तरफ जाने वाले अणु उनको वर्टिकल रखें। तो ये कई सारे प्रदर्शन करने के, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। अगली बात करते हैं, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है। ये अगर इसके कोई मॉलिक्यूल इस तरह से बनाया गया, इसका मतलब ये जो लेफ्ट और राइट साइड के मॉलिक्यूल है ये तल से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और जो वर्टिकल प्लेन में ऊपर से नीचे की तरफ के मॉलिक्यूल ये तल के अंदर है। तो इसको 3 डायमेंशनल वे में ऐसे बना सकते हैं। जो ऊपर और नीचे के तल है वो डैश लाइन से बताएं,
और जो H और OH है जो हॉरिजॉन्टल है उनको वेज मोटी लाइन से बना है। मोटी लाइन का मतलब है कि ये दोनों बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये डैश लाइन वाले हैं वो सब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है। इस तरह से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं अणुओं को बताया गया। देखो एक और तरीका है बनाने का, ये दोनों बाहर की तरफ अणु रेड और ग्रीन, ये Br और Cl को बताते हैं। ये दोनों अंदर की तरफ है, उसको वर्टिकल लाइन से बनाए, और ये इसका फिशर प्रक्षेपण फॉर्मूला है, ये फिशर फॉर्मूला है, ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। इसी तरह से सेम चीज को हमने एक और तरीके से बताया कि मॉलिक्यूल को इसका प्रतिबिंब है, ऊपर वाले का प्रतिबिंब है, तो Cl और Br ने अपनी पोजीशन बदली, H और F तो वही पोजीशन है और मॉलिक्यूल वही है। एक R है और दूसरा S है, एक R विन्यास है, इसका R विन्यास है और इसका S विन्यास है। इस तरह से R और S मॉलिक्यूल को हमने बदला। यस, फ्रिक्शन प्रक्षेपण सूत्र में इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 एटम और ग्रुप विल प्रोड्यूस द अदर आइसोमर। अगर 2 एटम को आपस में बदल दें तो इनेंशियोमर प्राप्त होते हैं, तो उसी अणु का इनेंशियोमर प्राप्त होता है। इंटर कन्वर्जन एटम ग्रुप अ सेकेंड टाइम ब्रिंग्स टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अगर दोनों को वापस बदल दें तो फिर मूल अणु प्राप्त होता है, ये मूल अणु प्राप्त होता है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बदल सकते हैं और किस तरह से बात होती है। रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन के रूल क्या हुए, ये क्या और अणु से बताया, वही BrCl से हमने बताने की कोशिश की कि अरेंज द मॉलिक्यूल सो दैट द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स एट द कायरल कार्बन पॉइंट टुवर्ड यू एंड वर्टिकल पॉइंट्स टुवर्ड्स, ये इस तरह से मॉलिक्यूल बनाए। और इसको अगर फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना हो तो ये कार्बन है और ये जो वर्टिकल लाइन है वो उनको डैश डैश से बताते हैं, H और F डैश डैश से है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वेज लाइन, वो बाहर की तरफ है, बाहर से बताते हैं। एक Br है और दूसरा Cl है। तो इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र किस तरह से बना सकते हैं वो हमने आपको बताया। देखिए इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बहुत आसान है, इस तरह से हमने इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बना दिया। ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र H और F सीधी लाइन में, और Br और Cl इस तरह से वेज लाइन में, ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र फिशर ने बना दिया, फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाए। कुछ अन्य एग्जाम्पल है फिशर प्रक्षेपण सूत्रों के, ये हमने बनाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन करके, ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाए। इसके 3D स्ट्रक्चर भी वापस बना सकते हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्रों के 3D स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ही आसान है कि ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो अंदर की तरफ सतह है और H और OH बाहर की तरफ है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, एथिल ग्लैक्टेट अणु है, एथिल ग्लैक्टेट बनाया। हमने 2 असममित कार्बन वाले परमाणुओं के भी फिशर प्रक्षेपण फॉर्मूले बताए। ये इस तरह से फिशर प्रक्षेपण सूत्रों को बना सकते हैं। एक अन्य बात बताऊं कि किसी भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र की एक विशेषता होती है कि सपोज एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र है COOH, CS3, H और OH। अगर हम इसका 180 डिग्री से रोटेशन कर दें, 180 का रोटेशन का यह अर्थ है कि जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, OH इधर आ गया और H इधर आ गया, तो ये प्रक्षेपण सूत्र इट इज अलाउड, ये अलाउड है, इसको अलाउड, ये अलाउड है। लेकिन अगर हम तुल्य विन्यास है, अलाउड होने से ये तुल्य प्राप्त हो गए, ये तुल्य है, तुल्य विन्यास है, तुल्य विन्यास है। लेकिन अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, 90 डिग्री से रोटेट करने का ये मतलब है कि सपोज मैंने इसको रोटेट 90 डिग्री से किया तो ये OH नीचे आ गया, COOH इधर आ गया, H इधर आ गया, CS3 आ गया, ये अलाउ नहीं है। 90 डिग्री वाला रोटेट अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अर्थात 180 से रोटेट करने पर तो तुल्य विन्यास प्राप्त होता है, लेकिन 90 डिग्री रोटेशन इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे तुल्य विन्यास प्राप्त नहीं होता है। और हमने एक और बात बताई थी कि एक्सचेंज अगर अपन 2 बार करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 मॉलिक्यूल का आपस में, तो भी तुल्य विन्यास प्राप्त होता है। आज हमने फिशर प्रक्षेपण सूत्रों को समझाया, कल हम और अन्य सूत्रों को इसी तरह से समझाएंगे। आज बस इतना ही, थैंक्स।